की बात है, सीमापुर गांव में दो दोस्त रहते थे। आज उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है। वो दोनों पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, इसलिए रिजल्ट वाले दिन वो दोनों ही घबराए हुए थे। अरे रोहन भाई, क्या लगता है पास तो हो जाएंगे ना? भाई लगता तो है, मैंने तो सारे पेपरों के नंबर घर पर जोड़ रखे हैं। 100 में से 33 ही बन रहे थे। अगर मास्टर ने 1-2 नंबर भी काट दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, किसी तरह पास करवा दे, बस मेरे दोस्त रोहन को पास करवा दे। वाह भाई, तू इतना अच्छा कब से हो गया जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है? अरे भाई, मैंने सारे पेपर तेरी चीटिंग करके ही तो किए हैं। अगर तू पास हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। फिर मास्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और वो दोनों पास हो जाते हैं। अरे वाह वाह, पास हो गए मेरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। हाँ भाई, शुक्र है भगवान का, स्कूल से जान छूटी। अब रोज सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अब पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर एक दिन राहुल सुबह देर तक सोता रहता है। अरे कमबख्त, 12 बज गए, अभी तक सो रहा है। चल उठ, जब से स्कूल खत्म हुए हैं तब से पूरा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। अरे माँ, अभी अभी तो इतनी मेहनत करके मैंने स्कूल पास किया है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। कमबख्त, तू तो गलती से पास हो गया है, पता नहीं तुझे मास्टर ने पास कैसे कर दिया। फिर माँ की डांट से परेशान होकर वो घर से निकल जाता है और सीधा रोहन के घर पहुँच जाता है। रोहन, रोहन, अरे रोहन भाई कहाँ हो? हाँ, आ गया सुबह सुबह। खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता और मेरे बेटे को भी बिगाड़ कर रखा हुआ है। अरे माँ, अब फिर से गुस्सा करने लग गए। देखो रोहन, 12वीं पास किए हुए अब 6 महीने हो गए, आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा भी है? अरे माँ, सोच लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं और गांव में नदी के पास पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। राहुल भाई, स्कूल पास किए हुए अब 6 महीने होने वाले हैं। घर वाले अब बहुत डांटने लगे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलें। एक बार गांव से निकल गए तो दिल्ली में खूब ऐश करेंगे। वहाँ हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। पूरा दिन आजादी ही आजादी होगी। मस्त प्लान है भाई, मैं आज ही माँ को दिल्ली जाने के लिए मनाता हूँ। फिर वो दोनों भागते हुए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने माँ बाप को दिल्ली जाने के लिए मना लेते हैं। देखो रोहन, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो दोनों दिल्ली जाने के लिए गांव से बस पकड़ लेते हैं। अब रोज पार्टी करेंगे भाई, अब रोज रोज की चिक चिक खत्म मेरे भाई। फिर रात भर बस में सफर करके वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बॉयज हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं। अब भाई साहब, हम दोनों को एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एक रूम का 10,000 लगेगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? भाई एक ही रेट है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसी रेट में कमरे दिए हैं, चाहो तो उनसे पूछ लो। अरे रोहन भाई, हमारे घर वालों ने 10,000 दिए हैं रूम रेंट के लिए, पूरा इसे दे दिया तो पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? चलो कहीं और कमरा ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पलट कर जाने लगते हैं, तभी हॉस्टल मालिक उन्हें आवाज लगाता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कमरा है 203 नंबर, वो काफी समय से खाली पड़ा है, तुम एक बार चल कर देख लो, मैं वो कमरा तुम्हें 5,000 में दे सकता हूँ। फिर वो उन्हें कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। वो कमरा बहुत सालों से बंद था। जैसे ही वो कमरा खुलने की आवाज आती है, हॉस्टल के बाकी लड़के कमरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। कमरा खुलते ही हवा का झोंका आता है और हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। कमरा तो ठीक है, बस इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। अरे वाह वाह, रोहन भाई यही कमरा ले लेते हैं, सीधा सीधा 5,000 रुपए बच जाएंगे। फिर उन पैसों की पार्टी करेंगे, घर वालों को इसका किराया 10,000 ही बताएंगे। फिर हॉस्टल मालिक उन्हें कमरे की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ आते हैं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं क्या इस कमरे के बारे में? भाई ये कमरा ठीक नहीं है। जब ये कमरा बंद था तब रात में कोई इस कमरे के आगे से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी मानो तो ये कमरा वापस कर दो। अरे पागल, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है? हमें ये कमरा सस्ते दाम में मिल गया, इसलिए तुझे जलन हो रही है ना? ठीक है भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी। आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ। फिर इतना बोलकर राजेश और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अरे राहुल भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इनकी बात सच निकली तो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, कोई भूत वूत नहीं होते, तो घबरा मत, मैं हूं ना। बस ये सोच कि इन बचे हुए 5,000 रुपए को कैसे उड़ाना है। फिर वो दोनों मिलकर उस कमरे की साफ सफाई करते हैं। उस कमरे में एक ही बेड होता है। अरे भाई, लेकिन यहाँ तो एक ही बेड है, एक को नीचे सोना पड़ेगा। अरे ठीक है, इस महीने तुम नीचे सो जाओ, अगले महीने मैं नीचे सो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और हॉस्टल में सब लोग सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राहुल बेड पर सो रहा होता है और रोहन नीचे। डर के मारे दोनों की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे। अरे ये कैसी आवाज थी भाई? पता नहीं भाई, कहीं वो लड़का सच तो नहीं बोल रहा था। तभी फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे मर गए रे। अरे भाई, ये आवाज तो इस पेड़ के नीचे से आ रही है। रोहन, जल्दी से बेड के ऊपर आ जा। फिर जैसे ही रोहन खड़ा होता है, तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अरे मर गए रे। अरे राहुल भाई, अरे इसने तो मेरा पैर पकड़ लिया। अरे जल्दी कुछ करो। फिर वो हाथ तेजी से रोहन को बेड के नीचे खींच लेता है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। फिर राहुल बेड से नीचे उतरता है और कमरे से बाहर की ओर भागता है। शोर सुनकर सब लड़के अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। अरे मर गया रे। अरे हाय, अरे ये कमबख्त भूत मेरे दोस्त को खींच कर ले गया। अरे हाय 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 हाय। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? डरो मत, ठीक से बताओ कि हुआ क्या? भाई, हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, रोहन नीचे सो रहा था, तभी डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक से बेड के नीचे से एक हाथ निकला और उसने रोहन को बेड के नीचे खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था उस कमरे में मत रुको, वो कमरा शापित है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। भाई मेरी मदद करो, मैं रोहन की माँ को क्या कहूँगा, कोई मेरी मदद करो। फिर शोर शराबा सुनकर वो हॉस्टल का मालिक भी वहाँ आ जाता है। फिर राहुल उसे सारी बात बताता है। मुझे लगा था अब तो इतने साल हो गए हैं, शायद अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं गलत था। देखो, ये बात हॉस्टल से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। अगर ये भूत प्रेत की बात हॉस्टल से बाहर चली गई तो मेरा हॉस्टल बर्बाद हो जाएगा। चलो हम सब एक साथ वहाँ चलते हैं, हो सकता है रोहन के बारे में कोई सुराग मिल जाए। फिर सब लड़के कमरे की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुंचकर टॉर्च लाइट से बेड के नीचे झांककर रोहन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं होता। उस हाथ ने रोहन को बेड के नीचे ही खींचा था, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे लेकिन बेड के नीचे तो कोई भी नहीं है, रोहन गया तो गया कहाँ? हे भगवान, मैं रोहन की माँ को क्या जवाब दूंगा? आखिर रोहन गया तो गया कहाँ? वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब भाई, आप मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझसे 50,000 रुपए ले लो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम ये कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, अब मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। अरे लेकिन मेरे दोस्त का क्या? आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। फिर वो लोग निराश होकर उस कमरे को वापस बंद कर देते हैं और राहुल राजेश के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राहुल के फोन पर रोहन की माँ का फोन आता है। हेलो राहुल बेटा, कैसे हो तुम? और हॉस्टल में सब सही रहा ना? हाँ जी आंटी, अब सब सही रहा। बहुत अच्छी बात है, बस अब तुम दोनों दोस्त अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। अच्छा रोहन कहाँ है? वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, मेरी बात करवाना उससे। हाँ, अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ आंटी, अभी वो बाथरूम में नहाने गया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे बात हो गई, एक ही बात है, जब वो नहाकर बाहर आए तो मेरी बात करवाना। फिर इतना बोलकर रोहन की माँ फोन रख देती है और राहुल रोने लगता है। अब मैं राहुल की माँ को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी तरह रोहन को। तुम घबराओ नहीं, हम रोहन का पता लगा कर ही रहेंगे। आज रात होते ही हम फिर से उस कमरे में चलेंगे, हमें वहीं रोहन का कोई सुराग मिलेगा।
फिर रात होने पर वो दबे पांव उस भूतिया कमरे की ओर जाते हैं और कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में घुस जाते हैं। उस कमरे में अजीब सा डर फैला होता है। राजेश भाई, अरे हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे डरो नहीं, अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो आज रात हम यहीं इंतजार करते हैं। फिर वो सब लोग कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी आधी रात होते ही किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। राजेश भाई, उस दिन भी ऐसे ही आवाज आई थी, मुझे लगता है वो आ गया है। फिर वो बेड से नीचे झांक कर देखते हैं तो उन्हें वो हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन जमीन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो हाथ वापस बेड के अंदर चला जाता है। देखा भाई, मैं सच कह रहा था ना, उस दिन यही हाथ रोहन को नीचे खींच कर ले गया था। फिर राजेश बेड के नीचे टॉर्च से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है। राहुल भाई, यहाँ बेड के नीचे एक गड्ढा है, वो हाथ जरूर इसी गड्ढे से आता होगा। भाई मेरे पास एक तरकीब है, मैं नीचे जमीन पर सोने का नाटक करता हूँ, तुम मेरे पैर पर एक रस्सी बांध दो, मैं देखता हूँ हाथ मुझे कहाँ लेकर जाता है। अरे लेकिन भाई, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। फिर राहुल बेड के नीचे सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर में वो हाथ फिर से बाहर निकलता है और इस बार राहुल का पैर पकड़ लेता है। राहुल भाई, तुम ठीक तो हो? तुम घबराओ नहीं, हमने रस्सी पकड़ी हुई है, ये हाथ तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएगा। सुरेश, जल्दी से वो चाकू से इस हाथ को काट डालो, आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इसे मुझे अपने साथ ले जाने दो, मुझे जानना है कि ये राहुल को कहाँ लेकर गया है। राहुल भाई, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। अरे पता नहीं ये हाथ जमीन में कहाँ ले जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, तुम रस्सी ढीली छोड़ दो और इसे मुझे ले जाने दो। फिर राजेश रस्सी ढीली छोड़ देता है और वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाता है। फिर वो सब दोस्त बेड को वहाँ से हटा देते हैं। जल्दी करो भाइयों, हमें इस गड्ढे को खोदना होगा ताकि हम उनकी मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है। फिर वो रोहन की तलाश करने लगता है। अरे रोहन भाई, कहाँ हो? रोहन, रोहन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहन, कहाँ हो तुम? फिर बहुत देर इधर उधर ढूंढने पर दूर उसे कुछ लड़के एक पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। उनमें रोहन भी होता है। फिर राहुल भागते हुए उनके पास जाता है। रोहन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रोहन मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ क्यों आया? भाई, अब वो भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता था। हमने आज तक सारी मुश्किलों का सामना मिलकर किया है, तो फिर आज मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता था? लेकिन भाई, ये सब लोग कौन हैं? भाई, ये सब तो वही लोग हैं जिन्होंने उस कमरे में रुकने की हिम्मत दिखाई थी। वो भूत अपने एक हाथ को अपने शरीर से हटाता है और वो कटा हुआ हाथ शिकार करने के लिए ऊपर धरती पर आता है। लेकिन इनकी आंखों को क्या हुआ है? ये सफेद क्यों है? ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब उस भूत के जादू का असर है। उसने इन्हें अपने वश में किया हुआ है। वो आज रात हम सबकी बलि देना चाहता है। वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। राहुल एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर वो भूत वहाँ आता है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम सबकी बलि देकर मैं सूरज की रोशनी का सामना करने की सिद्धि पा लूंगा। फिर मुझे इस जमीन के नीचे छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। मैं इस गुफा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। फिर पूरी धरती पर मेरा राज होगा। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल बाहर निकलता है और रोहन को उस पिंजरे से आजाद करवाता है। रोहन भाई, ये तो ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। अगर ये ऊपर धरती पर आ गया तो बहुत लोगों को मार डालेगा। हमें इसे यहीं रोकना होगा। भाई, अरे लेकिन हम दो लोग इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सब लोग तो इसके वश में हैं। इन्हें तो होश ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस भूत को किसी तरह गुफा से बाहर लेकर जाना होगा। हमें इसे बलि देने से रोकना होगा। अरे लेकिन हम ये कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों दबे पांव उस भूत को ढूंढने लगते हैं। वो रस्सी अभी भी राहुल के पांव से बंधी हुई होती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो भूत दिखाई देता है। वो हैवान की पूजा कर रहा होता है। भाई,
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब छोड़ो, हम चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे नहीं, अगर हमने आज इसे यहाँ नहीं रोका ना तो ये ऊपर धरती पर आकर हाहाकार मचा देगा। तुम डरो नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम इस भूत के सामने जाओ और इसका ध्यान भटकाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे मर गए रे। अरे ये क्या बोल रहा है भाई? तू मुझे यहाँ बचाने आया है या मरवाने? क्यों मुझे इसके सामने मरने के लिए भेज रहा है भाई? अरे मैं नहीं जाने वाला। हाँ। भाई मेरे पर विश्वास रख। अरे मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। हे बजरंग बली, रक्षा करना। फिर रोहन उस भूत के सामने जाता है और शोर मचाने लगता है। ओए भूत जी, देखो मैं यहाँ हूँ। ओ भूत जी, यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर। फिर भूत हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। राहुल वहीं एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है। अरे नास मीटे, इधर क्या देख रहा है? अरे इधर सामने देख, यहाँ खड़ा हूँ मैं। तो पिंजरे से बाहर कैसे आ गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे ललकारता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगा। अरे मर गए रे। अरे ये कमबख्त मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे राहुल भाई, अरे जल्दी कर, जो करना है। तभी राहुल पत्थर के पीछे से बाहर निकलता है और अपने पैर की रस्सी को भूत के पैर पर बांध देता है और रस्सी को जोर जोर से खींचकर ऊपर राजेश को इशारा करता है। अरे रस्सी हिल रही है। राहुल ने कहा था अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो रस्सी को खींचेगा। चलो भाइयों, जितनी ताकत है सब लगा दो, खींचो रस्सी। फिर वो सब मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। तभी भूत जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं नहीं, ये कौन है जो मुझे खींच रहा है? अरे नहीं। भूत जी, अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अभी मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मैं सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। खींचो भाइयों, अरे जोर लगाओ। अरे ये राहुल भाई इतने भारी कैसे हो गए? थोड़ी और हिम्मत लगाओ भाइयों, हम ये कर सकते हैं। फिर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भूत जोर जोर से गुस्से में गुर्राने लगता है। अरे राजेश भाई, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तभी वो पूरी रस्सी बाहर खींच लेते हैं और राहुल की जगह वो भूत वहाँ खड़ा होता है। अरे मर गए रे। अरे ये किस कमबख्त को ऊपर खींच लिया भाई? अरे मुझे तो लगा था राहुल भाई होंगे। अरे ये नाज मिटा कोई भूत है। अब तुम सब मरोगे, तुम सबका खून पीऊंगा। तभी गड्ढे से राहुल की आवाज आती है। अरे राजेश भाई, इस भूत से डरो नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस खिड़की से सारे पर्दे हटा दो, ये सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकता। फिर राजेश भागकर खिड़की पर जाता है और सारे पर्दे हटा देता है। सूरज की रोशनी कमरे में आते ही भूत तड़पने लगता है। अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते वो भूत जलकर राख हो जाता है और फिर राहुल, रोहन और बाकी के लड़के भी उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। भूत के मरते ही उसका जादू का असर भी खत्म हो जाता है। फिर राहुल उन गायब हुए लड़कों को उनके परिवार वालों से मिलवाता है। अपने अपने बच्चों को इतने सालों बाद देखकर सभी के माता पिता खुश हो जाते हैं। राहुल की बहादुरी देखकर हॉस्टल का मालिक उन्हें वो कमरा फ्री में रहने को दे देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।